गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर हम आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब आगे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर आपको क्या दे दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी दे दी है, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, आयनाइजेशन एनर्जी 4। किसी ए एलिमेंट के लिए आपको क्या दी हुई है, आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। 1 दी है आपको 10, 2 दी है 20, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगा लो इसको 30, 130, फोर्थ दी है 160 दी है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछता है कि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इजीली लूज कर सकते। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं। दूसरा, बिलोंग्स टू विच ग्रुप। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, किस ग्रुप से वो एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग करता है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या कर सकता है वो, आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे पूछ सकता है। क्या दिया हुआ उसने आपको 4 आयनाइजेशन एनर्जी दे दी और कुछ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिलोंग्स टू विच ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 4 दी है, मतलब ए एलिमेंट दिया आपको। आयनाइजेशन एनर्जी जब 1 यूज़ होगी तो क्या होगा, ए से ए पॉजिटिव के अंदर जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी 2 यूज़ कब होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालोगे, ए से 2 पॉजिटिव जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी 3 कब यूज़ होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन A2 पॉजिटिव से निकलेगा, वो किस में जाएगा, A3 पॉजिटिव। और आयनाइजेशन एनर्जी 4 कब यूज़ होगी, जब वो A से A4 पॉजिटिव के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या चेक करना होता है, हमें लार्जेस्ट जंप चेक करना होता है किस आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हुआ है। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे क्या कर जाएगा, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 160 है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितने एनर्जी में निकल जाएगा, 10 में। दूसरा इलेक्ट्रॉन 20 में ही निकल जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन 30 में ही। लेकिन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अब उसके लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी आपको, 160 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। मतलब लार्जेस्ट जंप कहाँ हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी 4 के अंदर हुआ है। मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट जंप है, मतलब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना है वो क्या है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट। फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना उससे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए, उससे इजीली निकल गए। जब चाहे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब उसके वैलेंस शेल के अंदर देखो, मान लो इसके पास 3 सेल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अगर होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर जाएंगे, इजीली निकल जाएंगे। लेकिन जब अंदर वाली सेल के अंदर जाओगे तो उसके अंदर ऑक्टेट क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। जब ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली निकाल सकते हो, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही होगी उसकी, 3। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रही होगी, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रही है। मतलब उसके अंदर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, आपको वो चेक करना पड़ेगा। जैसे 3 कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो आप, उसकी एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आप उसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपको पीरियड नंबर देगा तो ही आप एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हो। ठीक है, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी। मतलब वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर 3 होंगे क्या, नहीं। सेकंड ग्रुप के अंदर 3 नहीं होंगे। हम डी ब्लॉक की बात नहीं करेंगे। 13th ग्रुप के अंदर क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, 3। तो 3 क्या रहेंगे, उसको निकालना ईजी रहेगा। मतलब ग्रुप कौन सा है, 13th ग्रुप है। ठीक है, अगर इसको ऐसे ना करके इसको मैं मान लेता हूँ ये बोरोन है, क्या मान लिया मैंने, बोरोन है। बोरोन आयनाइजेशन एनर्जी 110 हो इसकी, बोरोन पॉजिटिव के अंदर जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी 2 कितनी है, 20, बोरोन 2 पॉजिटिव के अंदर जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी 3 कितनी है, बोरोन 3 पॉजिटिव में जाएगा 30, और 160 प्रोवाइड करोगे तो बोरोन कितने में जाएगा, 4 पॉजिटिव के अंदर जाएगा। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूँ तो क्या होती है, 2s2 2p1। एक इलेक्ट्रॉन p से निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2s2। एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो 2s1 के अंदर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन s से निकलेगा, 1s2 2s1 हो गया ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1s2। ये क्या हो गया, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन इसने क्या कर ली, अटेन कर ली। इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ देनी पड़ रही है, जहाँ पे भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आएगी वहीं पे क्या करनी पड़ेगी आपको, सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो
क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो आप क्या बता सकते हैं किस ग्रुप से बिलोंग करता है वो। अगर एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आता है लास्ट में, एक निकालना इजी है तो क्या होगा, एक अगर इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है तो किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट ग्रुप से। दो निकालना इजी है तो वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। तीन इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है तो वो 13th 4, 14th 5, 15th 6, 16th 7, 17th, ठीक है। और एक भी इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं है, मतलब वो क्या है, वो 18th ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। तो देखो अगर आपको मान लो ये तो एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे कर लिया हमने, तो इसका क्या निकला, हमारा ग्रुप निकला 13th स्टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकली इसकी 3, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकली NS2NP1 निकली, ठीक है। अगर मैं इसको बोल देता कि ये एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, क्या बोल देता मैं, ये एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो क्या हो जाता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1 हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको क्या दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं आयनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है। पहली 10 दी, 25 35 50 180, ठीक है, 200 220, ठीक है। ये दे दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर दिया हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आपको क्या चेक करना है, लार्जेस्ट जंप चेक करना है कहाँ हुआ है। 10 से 25 पे नहीं, 25 से 35 पे भी नहीं हुआ 35 से 50 पे भी लार्जेस्ट जंप नहीं आया, लेकिन 50 से 180 पे जाओगे तो यहाँ पे जंप कितने का दिखता है, 130 का जंप दिखता है। आगे जाओगे 20, फिर 20 का ही दिखता है। तो मतलब क्या है, लार्जेस्ट जंप कहाँ से कहाँ हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी 4 और 5 के अंदर लार्जेस्ट जंप हुआ है। तो अगर लिखो, मान लो ये एलिमेंट है ये, तो ए से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 10 से ए पॉजिटिव पे गया, 25 पे कितने पे गया, वो A2 पॉजिटिव पे, 35 पे कितने पे गया, वो A3 पॉजिटिव पे, ठीक है। 35 के बाद 50 पे कितने पे गया, वो A4 पॉजिटिव, 50 के बाद 180 लगा, कितने पे गया, वो A5 पॉजिटिव। बाकी नॉर्मली आराम से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब क्या था, ईजी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना भी ईजी था। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या था, ईजी। तीसरे से फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या रहा होगा, इजी रहा होगा। लेकिन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ा आपको, डिफिकल्ट देना, ठीक है, डिफिकल्टी आई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लगी, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो निकालना क्या था, इजी था, लेकिन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालना क्या नहीं था, इजी नहीं था। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं था, मतलब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही होगी, 4 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल गए तो क्या आई 4। अभी 4 क्या 4 है, क्या बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालना अगर इजी है तो ग्रुप कौन सा होगा, 14th ग्रुप होगा। तो ध्यान रखना, आपको आगे भी आयनाइजेशन एनर्जी दे सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए कि सीधा सीधा आप 6 कर दो, ऐसा नहीं है। जहाँ पे लार्जेस्ट जंप दिखेगा वही आयनाइजेशन एनर्जी क्या सबसे ज़्यादा होगी, वहीं पे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। मतलब वहाँ पे उसने क्या कर ली होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे उसकी क्या आ गई होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ है, लार्जेस्ट जंप दिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे लार्जेस्ट जंप दिखेगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट है। उससे पहले जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए वही क्या होंगे, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से आप ग्रुप नंबर क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे दी और उसके बेसिस पे आपको क्या पूछा है कि कितने क्या होंगे इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या रही होगी, ठीक है। अगर आगे चलते हैं अब, तो मान लो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन कि लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जंप बताना है आपको बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2। आपको 4 ऑप्शन दिए, उसके अंदर क्या बोला है, लार्जेस्ट क्या बताओ आप, आयनाइजेशन एनर्जी का जंप बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 में। मतलब किसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है आपको वो बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1s2 2s2 2p, तो दूसरा 1s2 2s2 2p4, तीसरा दिया है 1s2 2s2 2p3, और चौथा क्या दिया है 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या बताना है आपको, पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ होगा, ठीक है। अब 2 से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा 2p1 से, तो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस, जहाँ पे
एक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी वहाँ पे जंप सबसे ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2p2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे कहाँ से निकलेगा, वो 2p1 से निकलेगा। दोनों स्टेबल, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से नहीं हो सकता। इसके अंदर क्या होगा, 2p, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहला तो यहाँ से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s2 2p3 से। हाँ, यहाँ पे जंप आप देख सकते हो क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल थी, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 2s2 2p2 से। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आपको क्या दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। लेकिन उसने लार्जेस्ट पूछा है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, इलेक्ट्रॉन ये निकलने के बाद ये निकलेगा। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी ये अनस्टेबल थी, लेकिन ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से भी जंप क्या आएगा, डिफरेंस ज़्यादा ही आएगा। अब तीनों में ही स्टेबल है, लेकिन तीनों की कॉन्फ़िगरेशन में मैंने देखा कि ये तो हाफ फील्ड थी, एक कॉन्फ़िगरेशन, एक अनस्टेबल थी। दूसरा इसके अंदर क्या है, ये भी हाफ फील्ड थी, ये अनस्टेबल थी, लेकिन यहाँ पे ये अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। फुली फील्ड क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। जब फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगी तो मतलब यहाँ पे जो जंप दिखेगा, क्या है बताया, नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगता है। तो फुली फील्ड है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ देनी पड़ेगी आपको, इधर देनी पड़ेगी। तो लार्जेस्ट जंप कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को ये देखना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसके अंदर अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है किसी एक के अंदर, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही क्या आएगा, लार्जेस्ट जंप आता है। लेकिन अगर नोबल गैस मान लो ये ऑप्शन नहीं होता, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड हो ही नहीं पाती, तो इन दोनों के अंदर मेरे को क्या चेक करना पड़ता, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का जंप चेक करना पड़ता, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ फील्ड थी, ठीक है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर क्या मिलता है, फुल्ली ये कॉन्फ़िगरेशन का ही मिलता है, तो यहीं पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे नोबल गैसेज होंगी वहीं पे क्या होगा, आपको लार्जेस्ट जंप दिखेगा, ठीक है। अब आगे चलें तो प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी, प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी आपको पूछा है, ठीक है। अब आपके अंदर ये पूछा है प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी, तो इससे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट होती हैं, अब हम क्या करेंगे, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी की, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी, किस एलिमेंट की होगी, वो हम क्या कर सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो मान लो आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, पहले तो वो चेक करते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है कैटायन और एनायन के इंटरेक्शन से। किससे बनता है, कैटायन और एनायन के इंटरेक्शन से, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कैटायंस बनेंगे, तो कैटायंस से क्या डिफाइन कर सकता हूँ मैं, एनायंस का दूसरा प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कैटायन से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कैटायन एनायन का इंटरेक्शन से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो अगर मान लो कोई ए एलिमेंट है, वो ए पॉजिटिव के अंदर जल्दी चला जाता है, और बी है वो बी पॉजिटिव के अंदर क्या जाता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके ही ए पॉजिटिव में चला गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके बी पॉजिटिव में गया, मतलब इसकी कैटायन की फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या है, इजीली चला गया, मतलब इसकी कैटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। जब कैटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी जल्दी कैटायन बनेगा उतनी जल्दी क्या कर पाएगा, वो इंटरेक्शन कर पाएगा, उसकी टेंडेंसी भी क्या होगी, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या है, ए से ए पॉजिटिव जाने के लिए जब कम एनर्जी देनी पड़ रही है, तो मतलब उसकी कैटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, आयनिक फॉर्म करने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के क्या है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म टेंडेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या जाता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। इसीलिए यहाँ पे मेटल्स से किसकी तरफ जाता है, नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, नॉन मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते, ठीक है। जब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कैटायन बना लेगा, कैटायन बना लेगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। मेटल्स ही क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स आयनिक बॉन्ड फॉर्म जल्दी नहीं करते, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है,
पहली प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म टेंडेंसी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, सेम है ऊपर वाले के, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब क्या है, ये दूसरा, इसको मेटालिक को भी इसी के साथ देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होती है। मेटालिक मेटल्स भी क्या होते हैं, जिनका जो क्या कर पाए, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर दोनों सेम, एक ही तरीके से मैं देख सकता हूँ कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इजीली कौन करेगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो या कम हो, कम हो, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन उतना इजीली लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा। तो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल तो ही तो होते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतने ही क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेफ्ट राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इसीलिए मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं। और डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, जनरली डिक्रीज करती है, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो लिथियम से ज़्यादा सीजियम क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर सीजियम का ज़्यादा होगा। ऐसे लिथियम से क्लोरीन की तरफ जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेंगे, डिक्रीज में। मेटल्स हैं ये तो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। अब रिड्यूसिंग पावर को समझने के लिए क्या होता है, देखो कोई एलिमेंट ए है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है ए पॉजिटिव में जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऐसा, ठीक है। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो ए नेगेटिव में जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, अगर कोई किसी एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर चेक करनी है आपको, तो क्या होगा, वो खुद तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरे एलिमेंट को क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, उसका रिडक्शन करना है, और खुद का क्या करवा देगा, वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब उसको गेन इलेक्ट्रॉन देगा, और खुद क्या कर जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। तो किससे डिफाइन करेंगे रिड्यूसिंग पावर को, समझो मान लो एक ए एलिमेंट है, एक बी एलिमेंट है, ठीक है। इन दोनों को अगर आपने रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, अगर मान लो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखनी है ए की, क्या देखनी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखनी है ए की, तो ए तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा, ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा, मतलब ए तो ए पॉजिटिव में जाएगा और बी नेगेटिव में जाएगा। मतलब इस ए ने तो क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और बी ने क्या कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस सामने वाले इलेक्ट्रॉन गेन किया है बी ने, मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। आपको भी क्या चेक करना है, इसकी रिड्यूसिंग कि कितना ईजिली उसको क्या कर पाएगा, रिड्यूस कर पाएगा, वही आपको चेक करना है। तो ये इसको ईजिली रिड्यूस कब कर पाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको ईजिली प्रोवाइड कर दे कि डिफिकल्टी से प्रोवाइड कर दे। इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना तभी रिड्यूस होगा, और इसको रिड्यूस करना है तो क्या करेगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा, जितना इजीली इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उतना इजीली क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर उसको इजीली प्रोवाइड करना है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए या आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन इसको इजीली प्रोवाइड करना है, इजीली तभी प्रोवाइड कर पाएगा जब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम हो। दोबारा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग पावर कि कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को प्रोवाइड कर पाता है, वही उसका रिड्यूसिंग पावर होता है, वही उसके रिड्यूसिंग रिएजेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सामने वाले को रिड्यूस करवा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है, तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, सामने वाले का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है, तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उतना इजीली क्या हो जाएगा, सामने वाला एलिमेंट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस कब इजीली होगा, जब इलेक्ट्रॉन इजीली प्रोवाइड कर दे। इजीली प्रोवाइड करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करना होगा। इजीली रिमूव कब कर पाएगा, जब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो या कम हो, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी आयनाइजेशन एनर्जी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, 3 प्रॉपर्टीज थी, पहली मेटालिक, पहली आयनिक बॉन्ड फॉर्म टेंडेंसी, दूसरी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तीसरी मेटालिक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होती है, आप उसको रिमेंबर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे आप क्या कर दो, आपके पास अगर डाटा दे दिया उसने,
क्या दे दिया आपके पास, डाटा दिया हुआ है। अगर डाटा दिया हुआ है तो क्या होगा, उस डाटा के बेसिस पे आपको अगर बताना है कि उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो वो आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस बता सकते हो। अगर वो आपका आयनाइजेशन एनर्जी देगा, उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ये बाय फैक्ट है, उसको आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। कि अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी n+1 और आयनाइजेशन एनर्जी 1n के अंदर, ये 2 लगा लो, ये 1 लगा लो, अगर इनके अंदर डिफरेंस क्या आता है, ग्रेटर देन आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। मतलब मान लो आप ए से ए पॉजिटिव, ए से ए पॉजिटिव गए और ए से 2 पॉजिटिव गए, ये मान लो आयनाइजेशन एनर्जी n है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, n+1, ठीक है। तो क्या मान लो आपको क्या दिया है, ये दिया है। तो अगर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आ जाए, ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा डिफरेंस आ गया, मतलब क्या है, ज़्यादा डिफरेंस आया तो मतलब क्या है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी उसकी, ये मान लो ए पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव और ये 3 पॉजिटिव लगा लेते हैं, ठीक है। तो ए पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। क्या, जब आयनाइजेशन एनर्जी n+1 और n के अंदर क्या है डिफरेंस, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही अगर ये डिफरेंस आयनाइजेशन एनर्जी n+1 का और आयनाइजेशन एनर्जी n का डिफरेंस क्या आता है, लेस देन और इक्वल टू क्या आता है, लेस देन और इक्वल टू क्या आता है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। मतलब डिफरेंस क्या है, कम है। डिफरेंस कम है तो मतलब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाना क्या है, इजी है। तो मतलब क्या होगा, जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब A2 पॉजिटिव क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी n+1 इसी के लिए डिफाइन होगी ना, तो A2 पॉजिटिव क्या होगी, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, किससे, A पॉजिटिव से। ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूँ कि डिफरेंस अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा आता है तो क्या होगा, पिछले वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम आता है तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस इन दोनों के बीच में आए, लेकिन अगर डिफरेंस क्या आ जाए, इन दोनों के बीच में आ जाए, तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में अगर आता है तो मतलब दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेबल है। ए पॉजिटिव भी स्टेबल होगी, A2 पॉजिटिव भी क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होगी। 11 इलेक्ट्रॉन या वोल्ट या उससे कम होगी तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। दोनों के बीच में आता है, 12 से 15 के बीच में अगर आता है तो दोनों ही क्या होंगी, स्टेबल होंगी, ठीक है। आज के लेक्चर को रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।